Hello guys, today we are going to study motions with the constant accelerations in one dimension. Let's begin. Motion under constant acceleration. What does it means when I say constant acceleration? इसका क्या मतलब है जब हम बात करते हैं कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो if acceleration is constant, if acceleration is constant, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू दोनों के रिस्पेक्ट में अब मेरा एक्सेलरेशन जो है सो कांस्टेंट रहने का मतलब है कि जैसे एक्सेलरेशंस और टाइम का ग्राफ मेरा कैसा होगा अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए ये हमारा एक्सेलरेशन एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे कांस्टेंट रहने वाला है, टाइम और ये एक्सेलरेशन मेरा टाइम के साथ कांस्टेंट रहने। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका एक फिजिकल रेलिवेंस देखने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है सो टाइम के साथ कांस्टेंट, जैसे कि मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मेरा एक्सेलरेशन यहाँ देखिए कांस्टेंट है। न तो एक्सेलरेशन मेरा टाइम का फंक्शन है न डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अगर आपका ये तो एक्सेलरेशन ए हो गया। अगर आपका एक्सेलरेशन दिया रहता है ए इज इक्वल टू 10t या फिर 10t स्क्वायर प्लस 2 या किसी भी टाइम का फंक्शन अगर ये रहता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं माना जाता। या एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहता जैसे कि 10x है या 10x स्क्वायर प्लस 2 है, अगर ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, ये जो है एक्सेलरेशन क्या है तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो गया। और यदि ये जो है यहाँ टाइम है, ये सब जो है सो वेरिएबल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हमारा एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या कि 2 मीटर पर सेकेंड यही मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है और अगर हम कहते हैं कि कोई बॉडी है जो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी यदि जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यदि बॉडी का जीरो है तो हर एक सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर जाए। ये तो हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब, जब t इक्वल टू टाइम t इक्वल टू जीरो पे जीरो है। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा 4 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू अगर मेरा 3 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी। आप देख रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बॉडी की वेलोसिटी मेरा बढ़ रही है, कितने से बढ़ा 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ कितने से बढ़ा 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा, मतलब बॉडी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इक्वल अमाउंट in each time interval. So when a body is assumed to be moving with a constant accelerations, it suggests that the velocity of the body is increasing in equal amount in each time interval. ये हुआ मेरा constant accelerations के केस। तो आने वाले डिस्कशंस में हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना तो कोशिश करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले जो ये आप देखिए यहाँ हमने मोशंस डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, इसका वह बॉडी मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिएगा कि दिस इज नथिंग बट अ मोशन डायग्राम। क्या है ये मोशन डायग्राम है, मोशन डायग्राम of a body moving with a constant acceleration.
यहाँ देखिए टाइम t इक्वल टू 0। आप एक चीज याद रखिएगा, t इक्वल टू 0 मतलब क्या, t इक्वल टू 0 का मतलब हुआ व्हेन द ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। ठीक है, t इक्वल टू 0 क्या कहता है, स्टार्ट व्हेन द ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, व्हेन द ऑब्जर्वेशन। ये बड़ा बेसिक सा चीज है कि ये जो मोशन की घटना हुई, ये जो मोशन डायग्राम है वो t इक्वल टू 0 पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि मोशन कैसे शुरू हुआ। अब आप देखिए ये हमारा बॉडी है, ठीक है, और t इक्वल टू, ये मेरा बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इसने कहा कि v है और एक्सेलरेशन a है। ठीक है, एक्सेलरेशन a है। अब देखिए एक्सेलरेशन a क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग है। ये जो है इसने मान रखा है कि ये एक्सिस क्या है, मेरा x एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस। तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी बोथ आर अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमने लिया एक टाइम इंटरवल डेल्टी टाइम में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो बहुत छोटा सा लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ वेलोसिटी का वेक्टर एक बड़े लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किया जा रहा है। और एक्सेलरेशंस तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशंस का लेंथ देखिए, यहाँ जो एक्सेलरेशंस का लेंथ है इस पॉइंट पे, जो एक्सेलरेशंस का लेंथ है यहाँ पे ये, और यहाँ जो एक्सेलरेशंस का लेंथ है दोनों लेंथ सेम ही शो किया गया है। बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, डेल्टी टाइम में बॉडी यहाँ ऑब्जर्व की गई। ठीक है, डेल्टी टाइम में बॉडी यहाँ ऑब्जर्व की, फिर ट्वाइस ऑफ डेल्टी टाइम में बॉडी जो है, मतलब ये तो डेल्टी टाइम में बॉडी यहाँ पे ऑब्जर्व की गई। बॉडी की वेलोसिटी की और बड़ा लेंथ से शो किया गया, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फिर थ्राइस डेल्टी में बॉडी की वेलोसिटी और बड़ी हो गई, जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही शो किया गया है, और 4 टाइम्स ऑफ डेल्टी में बॉडी की वेलोसिटी जो है पहले से और ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे क्या चीज़ कि बॉडी की वेलोसिटी बड़ी हो रही है, लेकिन हमने कहा है कि बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ पाया जा रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट इन ईच टाइम इंटरवल। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से कर लीजिए कि एज द बॉडी इज moving with constant acceleration, and so velocity of body is increasing in equal amount of time, actual amount in each time interval, ठीक है, ये चीज है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी इन इक्वल अमाउंट इन ईच टाइम इंटरवल। ये जो मैं कह रहा हूँ इसके मैंने कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी t बराबर 0 से डेल्टी पोजिशंस पे आई, ठीक है, डेल्टी टाइम t बराबर डेल्टी टाइम में जो है बॉडी की जो वेलोसिटी बढ़ी है वो मात्र डेल v वेलोसिटी से बढ़ी होगी। यहाँ भी जो है ये जो बढ़ा होगा ये डेल v वेलोसिटी, यहाँ भी सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी जो है सो किसी टाइम इंटरवल में ज़्यादा बढ़ गया है, ये ऐसा कहने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ पे हर एक इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी सेम अमाउंट में इंक्रीज हुई है। लेकिन अब एक खूबसूरत सा चीज़ यहाँ देखने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए इस टाइम पे बॉडी यहाँ ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, t बराबर 0 पे, और t बराबर डेल्टी पे बॉडी यहाँ ऑब्जर्व किया गया, और t बराबर ट्वाइस ऑफ डेल्टी पे बॉडी यहाँ ऑब्जर्व किया गया, थ्राइस ऑफ डेल्टी पे बॉडी यहाँ ऑब्जर्व किया गया, और 4 टाइम्स ऑफ डेल्टी पे यहाँ ऑब्जर्व किया गया। अब देखिएगा कि हर एक टाइम इंटरवल में जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पोजीशन चेंजेस जो है, मतलब इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच का जो चेंजेस है डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ बढ़ रहा है। देखिए कहीं ये लेंथ बढ़ रहा है, यहाँ ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ इससे और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ लिख रहा है कि द पोजीशन चेंजेस बाय डिफरेंट अमाउंट, हाउएवर द पोजीशन
changes by different amount in equal time interval because the velocity। ये तो ऑब्वियस था कि बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस में है तो बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में हर टाइम इंटरवल में चेंज कर रही है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज कर रही है, इसका मतलब है कि हर एक टाइम इंटरवल में बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। So as the body moves with a constant accelerations, velocity of the body is increasing in equal amount in each time interval, but the body travels unequal distances, okay, but the body travels unequal distances in each time, but the body travels unequal distance, equal distance in each time interval, each time, ठीक है। तो मोशन डायग्राम का यहाँ मेरा जो पर्पस था समझाने का यही कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशंस में मूव कर रही है तो इससे कहने का क्या तात्पर्य है, तो उसका वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीजिंग है। जैसा कि यहाँ साइज ऑफ द वेक्टर से आप देख रहे हैं, साइज इक्वल अमाउंट में इंक्रीजिंग भी आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ जो देखिएगा पोजीशन चेंजेस जो है हर टाइम इंटरवल में वो बढ़ रही है। यहाँ कम था, यहाँ पोजीशन चेंजेस ज़्यादा हो गया, और ये तो ऑब्वियस है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसी टाइम इंटरवल में बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रांसवर्स कर जाएगी। यहाँ देखिए, ये है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी तो ये ऑब्वियस है कि उसका एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से जो है सो बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। इसी को एक रिप्रेजेंट किया है, ये मेरा एक्सेलरेशन एक्सिस है, ये मेरा टाइम एक्सिस है, और हमारा एक्सेलरेशन जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है, तो ये टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करता है, इसका स्लोप मेरा 0 है। तो कांस्टेंट एक्स एक्सेलरेशंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से स्लोप होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या है, 0। अब इस ग्राफ से आपको अभी तो पहले के डिस्कशंस में हमने बता रखा है कि अगर आपके पास एटी ग्राफ दिया हुआ है, एरिया अंडर द एटी ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कि जो वेलोसिटी इनिशियल पोजीशंस पे जो वेलोसिटी होगी वी एक्स नॉट, वी जीरो एक्स क्या हो गया, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और वी एक्स हो गया कैसे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, velocity achieved due to acceleration after time t। तो ये जो है सो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वी एक्स माइनस दिस इज द एरिया अंडर द एटी कर्व। एरिया अंडर एटी कर्व करने का मतलब है कि ये जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, मेरा जो एटी कर्व जो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है वो क्या है, ये एरिया है। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया को जो है तो बाउंड करता है, ठीक है। ये जो एरिया वो क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया को बाउंड, ठीक है। तो आप इससे भी लिख सकते हैं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए एक्स दिया हुआ है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए एक्स इंटू टी। आप लिख सकते हैं कि वी एक्स माइनस वी एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एक्स इंटू टी। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स इंटू टी। ये ग्राफ से भी जो है तो आप ये क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं। मतलब कि किसी भी टाइम इंटरवल टी पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, ये एक्सेलरेशन से निकल जाएगा। तो ये तो था कि भैया जब आपका बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसका ग्राफ जो है कैसा होता है, और ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। ये और दूसरा हो गया ये आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ बॉडी मूव कर रही है, ये जो है वी एक्स नॉट क्या बता रहा है, ये इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी बता रहा है, इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी बताता है।
बॉडी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, यहाँ से टाइम t इक्वल टू 0 पे तो पोजीशन इनिशियल होगा ही, इनिशियल पोजीशन, और ये बताता है वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट इनिशियल पोजीशंस पे यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन क्या होता है तो स्लोप ऑफ द वीटी कर्व, मतलब ये जो आप देख रहे हैं वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। और हमारा जो केस हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि एक्सेलरेशंस और एक्सेलरेशंस ऑफ वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस में था, इसलिए स्लोप जो है सो पॉजिटिव शो किया गया है। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव स्लोप, मतलब कि कोई ये इस किस तरह के मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कि जैसे कि मेरा कोई बॉडी है, ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको माना हमने एक्स एक्सिस है, और मेरा कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। कभी भी मोशंस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अब मेरा बॉडी कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारा कोई क्या है, एक मेरा बॉडी है, अब बॉडी को यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने लिखा हुआ है v नॉट x, ठीक है, जो हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो a एक्सेलरेशन जो है, ax एक्सेलरेशन लग रहा है, वो भी x डायरेक्शंस में ही लग रहा है। तो देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं, तो क्या होगा कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो है इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करती चली जाएगी, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ, ऐसे, ठीक है। ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लेकिन यही जो केस था, अगर हम एक्सेलरेशंस को इधर दिखाते तो क्या होता, टाइम के साथ वेलोसिटी घटती, उस केसेस में जो है सो हमारा कर्व कैसा होता, उस केसेस में हमारा कर्व होता ऐसा, ठीक है, ये घटता, निगेटिव स्लोप होता। क्या होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप बोलते, ठीक है। ये मेरा हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट x, और ये निगेटिव स्लोप होता, ठीक है, मतलब टाइम के साथ जब टाइम प्रोसीड करता तो एक्सेलरेशन घटता। ये किस तरह का केस होता, ये मेरा इस तरह का केस होता कि हमारा जो है तो ये एक्स एक्सिस है, बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, और यहाँ पे वेलोसिटी तो हम इधर शो कर रहे हैं v नॉट x, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा इधर लग रहा हो, तो इसका कर्व मेरा ऐसा होता है। तो ये तो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। एक चीज जो हमने पहले भी कहा है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सप्रेसेस द डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि टोटल एरिया अंडर द वीएक्सटी कर्व ग्राफ इज द चेंज डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट। इसी से निकाल लेंगे कि यहाँ ये देखिए ना, ये जो एरिया क्या होगा, पहला फर्स्ट तो एक ये आपका जो रेक्टेंगल एरिया है सो हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा v नॉट x इंटू यहाँ पर t, और ये जो एरिया हो गया वो ट्रायंगुलर एरिया हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर एरिया हो गया। तो ये क्या होता है, ये यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस आपको दिया हुआ है, यहाँ टाइम t है, और ये स्लोप अगर पता है तो यहाँ से ये निकल जाता है कि ये ax इंटू टी हो गया, ठीक है। तो इसी से आप ये भी निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब कि x माइनस एक्स नॉट निकल जाएगा v नॉट x इंटू टी प्लस हाफ 1/2 इंटू आधार तो t और इंटू ऊंचाई इंटू x इंटू यहाँ पे t, तो ये निकलता है कितना, v नॉट x प्लस हाफ ax इंटू यहाँ पे p स्क्वायर, ये x मिनट क्या निकला, x नॉट निकला। क्या बताता है ये जो इक्वेशन है, वो बताता है क्या, उसकी चेंज इन पोजीशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स प्लस हाफ एक्स इंटू ई स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये शो कर रहा है पोजीशन एट ए टाइम t, ये एक्सप्रेस कर रहा है पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट ए टाइम t इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, ये है हमारा इनिशियल पोजीशंस। ये क्या है, वी नॉट एक्स इंटू टी, ये तो ये हो गया हमारा, यहाँ से देखिए वी नॉट एक्स इंटू यहाँ पर टी होगा, तो ये क्या है हमारा वी नॉट एक्स, ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी,
और एक्सीलरेशंस के टर्म्स में हम इसके फाइनल पोजीशंस को जो है सो निकाल रहे हैं। तो ये तो था कि अब ग्राफ से कैसे निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशंस पे, मोशंस अंडर। इससे पहले ही हमने ग्राफिकल मेथड से तो डेरिवेशंस हमने देख लिया। वी हैव सीन द डेरिवेशंस ऑफ मोशंस इक्वेशंस थ्रू ग्राफिकल मेथड, लेकिन यहाँ एक सिंपल मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? यही 3-4 इक्वेशंस जो आप किताबों में पढ़ते हैं। जैसे आपका क्या क्या इक्वेशंस होता है? पहला इक्वेशंस आप निकालते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब वेलोसिटी एट ए टाइम t इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t मल्टीप्लाइड करते हैं। या फिर आप निकालते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहाँ जो है सो u क्या है? u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारा ए क्या है? ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स एफ माइनस एक्स नो, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस। वी क्या है? वेलोसिटी एट टाइम टी। ये 3 इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे आज। पहला इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट इक्वेशंस, ये हम मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि वेलोसिटी एट ए टाइम इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दूसरा क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीसरा क्या बताता है? तीसरा बताता है फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट ए टाइम टी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हम इसको आज डिराइव करने की कोशिश करें। तो इसको डिराइव करने से पहले हम एक केस, हम अपना एक रियल लाइफ केस ले लेते हैं कि सपोज करिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। इस एक्स एक्सिस में कोई बॉडी है और बॉडी के लिए हम मूविंग बॉडी है, तो मूविंग बॉडी मेरा मान लीजिए यहाँ, ठीक है। ये मेरा मूविंग बॉडी है और इस मूविंग बॉडी का अगर मेरा जो है सो वेलोसिटी क्या है, ये मूविंग बॉडी जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो ये हो गया आपको नोड एक्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है या वी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स भी कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन। और एक्सेलरेशंस भी हम इधर ही लगा रहे हैं, ए इनिशियल एक्सेलरेशन ए एक्स, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम के साथ जो है सो ये वेरी। तो ये केस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जो है, अगर हम ऑब्जर्वेशंस यहाँ से लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इफ़ दिस इज ओरिजिन, या तो ये मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है। इफ दिस इज ओरिजिन, या नहीं तो ये भी हो सकता है कि मेरा ओरिजिन जो है यहाँ हो, वही मेरा ओरिजिन हो सकता है। अगर ये ओरिजिन होगा तो इनिशियल पोजीशंस क्या हो जाएगा? एक्स आई 0 हो जाएगा। एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन क्या होगा? इनिशियल पोजीशन तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर ये होगा तो मेरा एक्स आई इनिशियल पोजीशन होगा, वो क्या हो जाएगा? ये एक्स आई। ओरिजिन अगर यहाँ से मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो, और यहाँ से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो अलग अलग इनिशियल पोजीशंस हमारा निकल के आता है, ठीक है। देखिए ये बॉडी है, हमने माना कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ए है। अब एक चीज़ जो हमें जानना है इस केस में अभी कि एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि क्या होता है कि एज द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एज द बॉडी as the body is moving with constant acceleration, as the body is moving with constant acceleration,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन एट over the time of any time interval is equal to the instantaneous accelerations at any instant of time within the time interval. Okay, as the body is moving with a constant acceleration, and so average accelerations over any time interval is equal to instantaneous acceleration at any instant within the time interval. ठीक है, ये तो नेचुरल है कि अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो ये केसेस होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि ए एक्स यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम मानते हैं ए एक्स क्या है, ये हमारा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अब आप बताइए हमको कि आप क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है डेल वी बाई डेल टी एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स, और ये क्या था ए एक्स एवरेज, और डेल वी बाई डेल टी मतलब क्या होता है, तो वी फाइनल वी एफ एक्स, वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शंस मतलब वी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शंस बटा यहाँ पे डेल टी, मतलब अगर हम ये लिखते हैं कि टी वन टी आई टी एफ माइनस टी आई, तो टी एफ में क्या हो गया, टी एफ हो गया कि यहाँ से आप लिख सकते टी एफ बराबर फाइनल पोजिशन एंड टी आई बराबर इनिशियल पोजिशन, ठीक है। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि इफ वी एज्यूम दैट द इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो है सो मतलब टी आई क्या है, तो इंस्टेंट ऑफ इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो है सो इक्वल टू जीरो, टी आई इज इक्वल टू जीरो मानते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल टी क्या हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या चीज़, तो ये हो जाएगा टी एफ, और टी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर टी एफ इज इक्वल टू टी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब पहला ऑब्जर्वेशन जब शुरू हुआ, बॉडी यहाँ पे जो देखी गई है, यहाँ पे इसी को बोलते हैं टी आई टाइम पे देखी गई, और अगर हम बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए हैं तो टी आई टाइम को हम मानते हैं कि हम जीरो टाइम पे, मतलब जब पहला फर्स्ट मोमेंट जब कोई टाइम स्पेंड ही नहीं हुआ तो टी आई इज इक्वल टू जीरो टाइम पे बॉडी यहाँ ऑब्जर्व की गई, ठीक है, और ये वी आई एक्स वेलोसिटी के साथ, ठीक, और यही बॉडी जो हमारे यहाँ चली आती है, ठीक है, ये बॉडी जब हमारा टी टाइम के बाद यहाँ चली आती है, मतलब अभी जो टाइम हो गया मेरा वो क्या हो गया, अभी टाइम हो गया मेरा टी एफ टाइम, ठीक है, टी एफ टाइम, और इस टाइम पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, तो वी एफ एक्स, ठीक है, इस टाइम पे वेलोसिटी वी एफ एक्स है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे ए एक्स, ठीक है। हमने माना कि इनिशियल टाइम जीरो है, और ये जो इंटरवल है, ये जो ड्यूरेशन है टी एफ माइनस टी आई का, वो हम मानते हैं कि टी है, मतलब ये जो ड्यूरेशन है ये डेल टी इज इक्वल टू हमने माना टी है, तो हम लिख सकते हैं टी आई इनिशियल टाइम जीरो माना तो टी आई इक्वल टू टी आ गया, एंड हम लोग अगर ऐसा एज्यूम कर लिए, आप लिए इस चीज़ को लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स माइनस वी एक्स आई बाई यहाँ पर टी, और आप इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो आप लिख लेंगे कि वी एक्स ऑफ एफ मतलब क्या चीज़ की वेलोसिटी जो बॉडी टी टाइम पे यहाँ ऑब्जर्व की गई थी, सो एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट तो वी एक्स आई जो यहाँ पे ए टी, तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन जो है वो आपको क्या दे रहा है, इक्वेशन दे रहा है वेलोसिटी v बराबर इनिशियल वेलोसिटी u प्लस यहाँ पे t, यही इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं ये जो है दे रहा है। ये क्या है, ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन,
ठीक है। अब कहीं भी जर्नी के किसी भी इंस्टेंट के दौरान वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, आप इस इक्वेशन से इसको जो है तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पता चल गई आपको कि बॉडी यहाँ पे अगर चली गई या फिर बॉडी यहाँ पे आ गई, इस इंस्टेंट पे यहाँ पे आई, और यहाँ मान लीजिए कि ये डेल टी इज इक्वल टू सम टाइम t1 है, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी, बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, ये आप आराम से अब इस इक्वेशन से जो है निकाल। चलिए हम लोग आगे। तो हमने क्या निकाला, ये निकाला कि v x of f मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, इसको हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू vxi इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ax इनटू यहाँ पे टाइम इंटरवल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने निकाला। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि एज वेलोसिटी as the velocity vary linearly with the time। आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है लीनियर फंक्शन है टाइम का। यहाँ देखिए टाइम का क्या है, लीनियर फंक्शन। एज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग with constant acceleration is a linear function of time, linear function of time, and so एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मतलब Vx यहाँ पे एवरेज, linear function of time, average velocity is the arithmetic means of initial velocity, the final velocity। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, Vxi प्लस यहाँ पे Vxf और यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली इसको हम लिखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अर्थमेटिक्स मीन जो है ये हो जाता। तो आपने देखा कि ऐसा हो गया कि वी एक्स एवरेज इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी एक्स एफ इंटू टी। अब आपने निकाला भी है यहाँ से क्या चीज़ की, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से तो आपने निकाला भी है इसको, ये वी एक्स एफ निकाला है, तो हम यहाँ वी एक्स एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कि वी एक्स आई प्लस यहाँ पे वी एक्स एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो जाएगा वी एक्स आई प्लस ए एक्स इंटू टी बाई यहाँ पे 2। ठीक है, ये वही हो जाएगा। और ये जो आप इसको लिखेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वी एक्स आई यहाँ से, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी एक्स आई प्लस यहाँ पे ए एक्स इंटू टी बाई यहाँ पे 2। और एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है क्या है एक्चुअली में, डेल एक्स बाई डेल टी। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट यहाँ पे क्या होता है, डेल एक्स बाई डेल टी। डेल ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस यहाँ पे ए एक्स इंटू यहाँ पे टी बाई यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो अब आप इसको देखिएगा कि डेल एक्स बाई डेल टी, तो डेल टी इज इक्वल टू मत, डेल टी क्या है हमारा, टाइम टी है, डेल टी इज इक्वल टू टी। अब आप इसको ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं कि डेल एक्स बाई टी इज इक्वल टू वी एक्स आई, उसे काट दिए, प्लस हाफ यहाँ पे ए एक्स इंटू टी। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये डेल एक्स इज इक्वल टू वी एक्स आई इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू यहाँ पे
टी स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ डेल एक्स क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ एफ माइनस एक्स ऑफ आई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर वी एफ एक्स आई इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशंस को जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई, ठीक है, प्लस वी एक्स आई इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी एस स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि फाइनल पोजीशन, ये इक्वेशंस आपको क्या प्रोवाइड करता है, फाइनल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल पोजीशंस, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को देखिए, एक्स एफ माइनस एक्स आई को अगर हम मानते हैं डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, अगर हम ऐसा माने, ऐसा अगर हम ऐसा माने कि एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू एस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वी एक्स आई इनिशियल वेलोसिटी जो है तो यू हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए हो गया। तो आप इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपने ये इक्वेशन जो है डिराइव कर लिया, ये इक्वेशन एक्चुअली में यही है। अगर आप ये देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपका इनिशियल पोजीशन जो है एक्स आई अगर ज़ीरो होगा, जैसे कि अभी इसमें देखिए जो अभी हम बता रहे थे कि अगर हम बॉडी को इस ओरिजिन बॉडी ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर सिर्फ बॉडी के यहाँ पे थी, एक्स आई ज़ीरो था, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ रखते हैं तो यहाँ एक एक्स आई की वैल्यू आ जाती है। इसीलिए ये डिपेंड करता है आपका किस चीज़ पे, कि आपका इनिशियल पोजीशंस क्या है, ठीक है। तो ये तो था कि इनिशियल पोजीशन जो है सो, अब देखिए एक सेकेंड, ये हम दे, तो ये था एक्सएफ। अब एक चीज़ और आपने निकालना था, दो इक्वेशंस तो निकाल दिए हैं, एक और इक्वेशंस आपका बचता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो इसको कैसे आप निकालेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे तो बच्चों हमने ये देखा कि जो पोजीशंस है, पोजीशंस कैसे डिपेंडेंट हो जाता है आपका इनिशियल वेलोसिटीज पे। तो ये क्वेश्चन क्या आपको बताता है, दिस डिस्क्राइब्स द फाइनल पोजीशंस ऑफ ए बॉडी, above इक्वेशंस। तो लिख लीजिए एक लाइन, द above equation describes the final position, final position body in terms of initial position, initial position, initial velocity and acceleration, ठीक है। हम लोग देखते हैं हमारा एक दूसरा इक्वेशंस देखने का क्या मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि एज अ बॉडी इज मूविंग, लिख लीजिए यहाँ से, एज द बॉडी, एज द बॉडी moves with constant acceleration, so जर्नी के दौरान जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा वी एक्स एवरेज इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ वी एक्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यही होगा। अब आप देखिए यहाँ से कि वी एक्स एवरेज इज नथिंग बट डेल एक्स बाई यहाँ पे डेल टी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी एक्स एफ बाई यहाँ पे 2
ठीक है, वी एक्स आई प्लस वी एक्स एफ बाई टू। अब यहाँ से डेल टी क्या है मेरा, डेल टी इज इक्वल टू टाइम टी, ठीक है, डेल टी इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमने इनिशियल टाइम जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो टी बराबर जीरो पे एज्यूम किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि डेल एक्स इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ आई प्लस वी एक्स ऑफ एफ बाई टू इंटू यहाँ पे टाइम, इंटू यहाँ पे टाइम टी, टाइम यहाँ चला गया। अब एक चीज बताइए, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए एक्स इज इक्वल टू वी एक्स एफ माइनस वी एक्स आई बाई टाइम, ठीक है, यही ना होता है। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन जो है, एज पर द एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ही जो है सो ये बनता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम टी। और एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टी हो गया, अब इस इक्वेशन से आप ये लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ एक्स माइनस वी एक्स ऑफ आई, मतलब ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बट्टा यहाँ पे ए एक्स। तो इसी को, ये जो आपका टाइम का वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को ले जाते हैं और हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा, डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ आई प्लस वी एक्स ऑफ एफ बाई यहाँ पे टू, और ये हो जाएगा आपको वी एक्स ऑफ एफ माइनस वी एक्स ऑफ आई बाई यहाँ पे ए एक्स। अब इसको लिख सकते हैं ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो ट्वाइस ऑफ ए एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल एक्स इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ एफ पे स्क्वायर माइनस वी एक्स ऑफ आई पे स्क्वायर बाई यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए एक्स। यहाँ से आप लिख सकते हैं वी एक्स ऑफ एफ पे स्क्वायर माइनस वी एक्स ऑफ आई पे स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स इंटू यहाँ पे डेल एक्स। आप लिख सकते हैं वी एक्स ऑफ एफ पे स्क्वायर बराबर वी एक्स ऑफ आई पे स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स इंटू यहाँ पे डेल एक्स। और आपका ऐसे भी लिख सकते हैं वी एक्स ऑफ एफ पे स्क्वायर बराबर वी एक्स ऑफ आई पे स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, और डेल एक्स क्या हो जाता है एक्स एफ माइनस यहाँ पे एक्स आई। तो कहीं ना कहीं आपने ये इक्वेशंस को डिराइव कर लिया। अब अगर आप इस इक्वेशंस को गौर से देखें तो ये क्या दे रहा है, अगर हम मानते हैं कि वी एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू मेरा वेलोसिटी वी है, वेलोसिटी टाइम टी वी, और वी एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू मेरा यू है, ठीक है, और डेल एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा एस है। अब आप इस इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये इक्वेशंस आपको क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशंस का फंक्शन। वेलोसिटी निकालने का आपने दो तरीका देखा, एक तो देखा कि वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, यहाँ उसमें क्या था कि ये नहीं था, डिस्प्लेसमेंट मेंशन नहीं था। आपने जो एक फॉर्मूला देखा यहाँ से कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें आप वेलोसिटी निकाल रहे थे तो एनी टाइम t इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस, और यहाँ जो है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें टाइम नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, और ये क्या है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस है। तो डिफरेंट सिनारियो में इन सारे इक्वेशंस का जो है सो अलग अलग यूटिलाइजेशंस होगा। तो इसी के साथ हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जो जनरल प्रोसेस के थ्रू हमने जो है सो मोशंस के इक्वेशंस को देखा। तो पहला इक्वेशंस हमारा आया वो v बराबर u प्लस ए टी आया, मतलब कि वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड प्लस a टाइम t, मतलब एक्सेलरेशन इनटू t से मल्टीप्लाइड। और मैंने देखा s इज इक्वल टू एस बराबर की चीज़ तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा देखा हमने v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सारे केसेस जो इक्वेशंस हैं इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शंस में है।
अगर ये केसेस में क्या होगा कि एक्सेलरेशंस इधर होगा और वेलोसिटी इधर होगी, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन का साइन क्या लेंगे, तो निगेटिव साइन के साथ जो है इस इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे और वो केसेस डी एक्सेलरेशंस का हमारा हो जाएगा। तो ये हमने जो है सो अभी तक देख लिया। अब हम लोग डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ 1D मोशंस पढ़ेंगे और इसमें स्पेशल ख्याल रखा गया है कि हम लोग जो है तो कैलकुलस के मेथड का इस्तेमाल करके जो है सुधरेंगे। इससे पहले जो हमने मेथड मतलब डेरिवेशंस किए, ये जो प्रोसेस के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये जो सारे प्रोसेस थे, ये सब में कहीं भी कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं किया गया और उससे हम लोग जो है तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को निकाल पाए हैं। लेकिन वो जो तरीका है जो हमने पहले यूज़ किया है जनरल मेथड्स, वो तरीका अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। लेकिन ये जो मेथड ऑफ कैलकुलस का जो तरीका है, ये किसी भी एक्सेलरेशंस पे अप्लाई हो जाता है। इट अप्लाइज टू, ये मेथड किसी भी मतलब पे अप्लाई होता है, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशंस हियर। ठीक है, मच मोर डिटेल। चलिए, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि ए पार्टिकल एट ओरिजिन स्टार्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। तो सवाल के साथ साथ थोड़ा सा ग्राफिकल फील भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये और ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन। ठीक है, ठीक है। अब पार्टिकल एट ओरिजिन, हमारा जो बॉडी है वो ओरिजिन पे ही है, मतलब कोई इनिशियल पोजीशन जो है सो हमारे बॉडी का नहीं है, मेरा बॉडी ओरिजिन पे बढ़ा हुआ है और ये स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस में मोशन स्टार्ट किया। मतलब मूवमेंट किधर की ओर स्टार्ट किया, इधर की ओर स्टार्ट किया। इसके एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन जो है उसका क्या है, ए एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, यहाँ पे यू मेंशन है, इनिशियल वेलोसिटी इसका यू है। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, find the velocity of particle when it is at a displacement x from the origin। ठीक है, दोनों केसेस में हमसे वेलोसिटी ही मांगे जा रहे हैं, लेकिन एक केस हमसे लिया जा रहा है जब वो केवल फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम, कुछ कोई पैरामीटर्स नहीं होगा और एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी के दो इक्वेशंस हमें निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम यहाँ देखते हैं कि एक्सेलरेशन, हम जानते हैं कि वेलोसिटी v जो होगा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, जो वेलोसिटी v होता है वो क्या होता है, वो dv वेलोसिटी इज नथिंग बट, हम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, केवल 1 मिनट, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, a, मेरा एक्सेलरेशन जो है a है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन a बराबर क्या जानते हैं, dv बाई dt जानते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू dv बाई dt हम लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी, डिफरेंशियल फॉर्मेट में। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि dv इक्वल टू a dt। ठीक है, और आप देखिए कि dv इज इक्वल टू a dt। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का अभी क्या तरीका है, हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन ले लिया और देखिए इसका लिमिट वैल्यू लेना पड़ता है। तो यहाँ देखिए dv का लिमिट वैल्यू हम क्या, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, तो हम इसको v कर दिए। ठीक है, एक्सेलरेशन और यहाँ पर टाइम t है, तो t बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए t इक्वल टू 0 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम t इक्वल टू हम टाइम t ले देते हैं। ठीक है, टी टाइम पे, क्योंकि हमारा टाइम वेरी करेगा, हमें इक्वेशनल इक्वेशंस निकालने जा रहे हैं। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझ लेने की ज़रूरत है हमें है कि ये जो इक्वेशन डिफरेंस, ये क्या इंटीग्रल इक्वेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस है, इस इंटीग्रल इक्वेशंस में हमारा एक्सेलरेशंस इस इंटीग्रेशन से तभी बाहर आएगा जब ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हमने तो मान रखा है कि हमारा एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसीलिए हम लिख लेंगे इसको कि इंटीग्रल ऑफ u यहाँ पे v और डी वी इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और 0 टू t यहाँ पे
dt हो जाएगा। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, इफ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, अगर हमारा एक्सेलरेशन होता है इक्वल टू टी स्क्वायर या फिर टी या फिर 2t+1, अगर इस तरह का हमारा एक्सेलरेशन होता तो ये अंदर एक्सेलरेशन जो है टाइम डिपेंडेंट होता, तो ये जो है इंटीग्रल के अंदर होता, और तब हम इस इक्वेशंस को थोरली सॉल्व करते हैं और तब हम निकालते जो है सो मेरा वेलोसिटी। तो ये था कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस, ठीक है, लेकिन हमने माना कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी वी हो जाएगा v, लिमिट जो है तो यहाँ इनिशियल लिमिट u v, यहाँ पे एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, टाइम आ गया t, यहाँ पे 0 टू यहाँ पे t, आप लिख सकते हैं v माइनस u इज इक्वल टू a, और यहाँ पे t माइनस 0, मतलब ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ये जो खूबसूरत सा इक्वेशन आप निकाले कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a टाइम t, ये इक्वेशन जो आप निकाले इसका सॉल्यूशन कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपने निकाला। ये कब अप्लाई होगा? अप्लाइज ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अप्लाइज ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये तभी अप्लाई होगा जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा, तो ये ए हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा नहीं, तो इतना जो सिंपल सॉल्यूशन आपने निकाला है वो हो नहीं पाएगा, तो ये हमारा कभी ये वैल्यू आएगा नहीं। तो इसीलिए ये तो हमारा हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप चलते हैं, एक चीज हमें बताइए कि अभी अभी जो हमने निकाला था एक्सेलरेशंस के बारे में, जो हमने कहा कि एक्सेलरेशंस ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हमने आपको बताया। एक चीज बताइए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी एस, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी? कुछ नहीं, बस इस जब उसको डिवाइड करिएगा तो डी वी बाई डी टी ही आना है, जो यही है। अब इस डी एस को हम यहाँ ले गए, ये जो मेरा डी एस पड़ा हुआ था इसको यहाँ इस पॉइंट पर ले गया, इसको यहाँ से इस पॉइंट पर स्वैप कर लिया, तो ये ऐसा कि क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए कि ये जो डी एस बाई डी टी है वो क्या है, ये डी एस बाई डी टी हमारा वेलोसिटी है। अब आप इसको लिख सकते हैं वी डी वी बाई, ठीक है, तो आपने निकाल लिया एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन लगाना होगा, हम लगाएंगे इंटीग्रेशन वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। यहाँ से करेंगे हम लोग, जो v है इनिशियल वेलोसिटी है, u फाइनल वेलोसिटी हो गया v, और एक्सेलरेशन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है, तो यहाँ से बराबर इनिशियल पोजीशंस क्या हमने माना है, ओरिजिन है। बॉडी जो है, आप देखिए यहाँ से जो आप ग्राफ बनाए हैं, बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब क्या होगा कि इसका इनिशियल पोजीशंस क्या होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, और फाइनल में जो है हम यहाँ मानते हैं ये s पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जानने की फिर जरूरत पड़ी कि ये जो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशंस ए, ये यहाँ से बाहर कब आएगा, जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। मतलब आप यहाँ पे लिखते हैं एज वी हैव assumed the case of body motion under constant acceleration, हमने चूंकि ये केस लिया है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस है, इसका मतलब है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशंस है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल से, किसी भी इंटीग्रल फॉर्मेट से बाहर आने का कंडीशन ही यही है कि हमारा वो पैरामीटर कांस्टेंट होगा, तो वो बाहर आ जाएगा। तो चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे u
यहाँ पे भी, यहाँ पे v dv एन इज इक्वल टू ए बाहर आ गया इंटीग्रल से 0 to s यहाँ पे ds। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, मतलब यदि इफ एक्सेलरेशन will be function of displacement, then we have to integrate the whole equation. We have to integrate whole equation, ठीक है। पूरा का पूरा इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं और तब निकालते हैं। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशंस का ये क्या हो जाता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस हो जाता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। और कब, जब एक्सेलरेशन हमारा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ केस देख रहे हैं, ये केस क्या है, ये क्या है, तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इसलिए एक्सेलरेशन बाहर आ गया। अब आप जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई यहाँ पे 2, यहाँ लिमिट ले लीजिए, u यहाँ पे b, यहाँ पे हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से s हो जाएगा 0 to s। अब आप इसको लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2as, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने एक और इक्वेशंस निकाला। ये इक्वेशंस क्या बता रहा है, ये इक्वेशंस बता रहा है velocity as the function of displacement, initial velocity। तो क्या आता है, velocity as the function of displacement, ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये इक्वेशंस क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, में टाइम नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो आप दो तरह से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप एक तरह तो आपका हो गया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम मेंशन होगा तो आप वेलोसिटी निकाल लीजिएगा उस इंस्टेंट पे क्या होगा। नहीं तो अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट निकालना चाहते हैं, टाइम दिया नहीं है, केवल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये दो तरीका है जिससे आप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं होता, याद रखिएगा इसका स्पेशल केस अप्लाइज ओनली टू ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अप्लाइज ओनली टू द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल दे देगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन जो है वो x है या फिर x प्लस 2 है या फिर x स्क्वायर प्लस 2 है, इस तरह का एक्सेलरेशन दे देगा। तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। आप इस केसेस में ये इक्वेशन अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को आप इसमें डाल के इंटीग्रेट करेंगे और तब जो वैल्यू आएगा वो होगा। तो इसका स्पेशल केस है, इस इक्वेशंस का ये जो है स्पेशल केस है। दिस इज स्पेशल, अबव इक्वेशंस आर द स्पेशल केस ऑफ दिस इक्वेशन। जनरलाइज इक्वेशंस यही है, इसी से आपको जो है सो वेरिएबल केसेस में डिस्प्लेसमेंट निकालने होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने दो इक्वेशंस देख लिया। पहला इक्वेशंस हमने ये देखा कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as देखा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये दो इक्वेशंस अभी तक हमने देख लिया, ठीक है। तो आइए, तो अभी तक हमने ये दो इक्वेशंस निकालना देख लिया, ये और ये। अब आप देखिए कि इस इक्वेशंस में हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं, अब क्या होगा, u प्लस ए टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे एस, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2a टी इंटू यहाँ पे u इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2s, ये यू स्क्वायर ये स्क्वायर कट गया। तो अब s निकालना है, s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिएगा,
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने ये तीसरा इक्वेशंस निकाला, ठीक है, ये तो दो इक्वेशंस था ही, एक दूसरे को आपस में सब्स्टिट्यूट किया, ये तीसरा इक्वेशंस निकाला। इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज द फंक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। क्या होता है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एज द फंक्शन ऑफ initial velocity and acceleration। ठीक है, अब एक चीज जो क्लियर कट में समझा देना चाहता हूं कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। वी शुड नॉट कंफ्यूज विद, दिस इज नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क कब आ जाता है, जब बॉडी का जो मतलब मूवमेंट, जब उसका डायरेक्शंस अपोजिट हो जाता है। बॉडी है, जैसे कि आप इस केस को देखिए, यहाँ जो बॉडी था ओरिजिन पे, जब ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में इधर की ओर मूव कर ही रही है, यू वेलोसिटी है, एक्सेलरेशंस ए है, ठीक है, मूव कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो है टाइम के साथ जो है सो इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है मूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बॉडी का जो है सो एक्सेलरेशंस इधर की ओर होता, एक्सेलरेशंस इधर की ओर होता, तो क्या होता कि कुछ दूर तक तो ये बॉडी अपने इनिशियल वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में आगे की ओर मूव करता, और यहाँ मूव करने के बाद जो है ये बॉडी बैक हो जाता। ठीक है, रेस्ट यहाँ मूव करते करते क्या होता है कि इसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा, यू जब यहाँ पे जीरो हो जाता और एक्सेलरेशन जब इधर लग रहा होता, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। सो इन दिस केस क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, कब, जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा, तब अपोजिट डायरेक्शंस में जब लगता है तो वो बराबर नहीं होते हैं। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो एस डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू s1 प्लस s2 करके निकालते हैं डिस्टेंस। मॉड ऑफ s1 मॉड ऑफ s2 करके हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये चीज़ें जो है सो हमने देखी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जैसे nth सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, nth सेकेंड में क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जर्नी के nth सेकेंड के दौरान बॉडी ने क्या कितनी दूरी तय की, तो उसको निकालने के लिए क्या है कि हमारा ये बॉडी जो nth सेकेंड में ट्रेवल करता है माइनस, और n-1th सेकेंड में ट्रैवल करता है, ये इसको माइनस कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब उसको माइनस करेंगे, जैसे u ऑफ n प्लस हाफ ए एन पे स्क्वायर और माइनस nth सेकेंड जो है सो u ऑफ n-1 और प्लस हाफ ऑफ ए n-1 पे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये u प्लस 1/2 a और ट्वाइस ऑफ n-1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट है। nth सेकेंड में बॉडी की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर आप देखिए तो ये क्या आया, u प्लस 1/2 a ट्वाइस ऑफ n-1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। चलते हैं, तो दिस इज द प्रॉब्लम गिवन हियर, सॉल्व। कह रहा है प्रॉब्लम की ए कार एंड ए ट्रक मूव्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम सेम पॉइंट। एक ही समय पे एक ही जगह से एक कार निकलती है, एक ट्रक निकलती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विजुअल फील के साथ हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
कि एक ही जगह से निकलती है। तो ये मेरा हो गया कार, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफिकली बना पाना तो पेंटिंग करना पड़ेगा इसके लिए। ये हो गया मेरा कार, और मेरा ट्रक क्या हो गया, तो जैसे ये हो गया मेरा ट्रक, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रक, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कार हो गया और ये ट्रक हो गया। उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट फॉर जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट द कार। Now you can see that the car and the truck moves in the same straight line, the same amount of time from same point, ठीक है। अब बोलता है कि the car moves with a constant velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। ये जनाब जो है ये कैसे मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और ये जनाब मूव कर रहा है, स्टार्ट करता है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये स्टार्ट ही करता है एक्सेलरेशन के साथ। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि ये स्टार्ट ही करता है तो इनिशियल वेलोसिटी जो यू होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, या ट्रक का। यही सिनारियो है। तो कह रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ट्रक कैचेस द कार। ट्रक और कार को एक दूसरे को कैच करने में अब कितना टाइम चला, तो सेम टाइम से, लेकिन अब एक दूसरे को कैच करने में कितना टाइम लगा। देखिए ये 40 मीटर के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब 1 सेकेंड में अगर हम जर्नी को ऐसे स्टार्ट कर, थोड़ा सा नॉर्मल फीलिंग के लिए 1 सेकेंड में जो है, तो ये एक रोड पे इन 1 सेकेंड ये 40 मीटर ट्रेवल कर, ठीक है। 1 सेकेंड में ये कार जो है मेरा कितना कर लेगा, 40 मीटर ट्रेवल। लेकिन अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगा, तो ये केवल 4 मीटर ही ट्रेवल करेगा। अब बोलिएगा आप, ये आप सर कैसे निकालिए 4 ही मीटर करेगा। देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू तो मेरा 0 है, तो ये हो जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 4 और इंटू टाइम दिया हुआ है यहाँ पे टी स्क्वायर। तो ये करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। तो ये एक टी बराबर 1 सेकेंड में ये कितना जाएगा, ये जो टी बराबर 1 सेकेंड तो ये 2 ही मीटर ट्रेवल करेगा ना, हाफ ए टी स्क्वायर है तो ये तो 2 ही मीटर ट्रेवल करेगा। और ये 1 सेकेंड में 40 मीटर है, अगले 1 सेकेंड में ये कार 80 मीटर पे रहेगा, ठीक है। और ये जो है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो अगले 1 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 8 मीटर पर रहेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि एक दूसरे को ये आपस कब पकड़ेंगे, व्हेन दे विल कैचेस इच, ठीक है। क्योंकि ये तेजी से भाग रहा है, अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि इनिशियली इट इज मूविंग एट हायर वेलोसिटीज, ये काफी तेज है, ये काफी आगे निकल जाएगा। और ये धीरे धीरे जो है सो इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये धीरे धीरे इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इसमें सवाल पूछा है कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पकड़ने में। तो एक दूसरे को लेट बोथ मीट विथ ईच अदर एट द टाइम टी, आप इसको लिख सकते हैं, लेट कार एंड ट्रक मीट्स ईच अदर एट टाइम टी, ठीक है। तो एक दूसरे को मिले, इसका मतलब है कि उन्होंने टी टाइम में जो है इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल किया या इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने ट्रैवल किया। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की गई, एंड सो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द कार इन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द कार in time t t, is equal to displacement
मेड बाय ट्रक इन टाइम टी। दोनों एक दूसरे को अगर टी टाइम पे पकड़ लिए, इसका मतलब क्या है कि टी टाइम पे अगर उन्होंने पकड़ा है तो इसका मतलब यही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो इक्वल ट्रैवल किया है, तभी तो एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। तो नेचुरली है कि ये जो है सो 14 इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कार, और ये बराबर हो जाएगा कितना, तो ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर के। यहाँ देखिए ना, एस इक्वल टू यू टी पे ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि चल, तो इससे इसे काट दीजिए, तो 20 टी आ गया, तो टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। 20 सेकेंड पे जा करके दोनों जो है, ठीक है, वो एक दूसरे को कैच कर लेंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे। 20 सेकेंड पे जा करके कार जो है सो उसको पकड़ लेंगे, इसको मतलब सॉरी ट्रक जो है सो कार को पकड़ लेगा। ये तो सिंपल सा सवाल था। लेकिन दूसरा सवाल ये कहता है कि फाइंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कार बिटवीन देम पीरियड टू इट। मतलब कैच करने से पहले आखिर उनके बीच में मैक्सिमम कितना दूरी आ चुकी थी, क्योंकि ट्रक तो एक्सेलरेट हो रहा है, तो कैच करने से पहले मैक्सिमम कितना दूरी आ चुकी थी, ये सवाल जो है सो आपसे पूछा जा रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उनके बीच का मैक्सिमम गैप कितना था। तो मैक्सिमम गैप कितना होगा, देखिए मैक्सिमम गैप होगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस इसका डिस्प्लेसमेंट, वही ना मैक्सिमम गैप होगा। तो गैप बिटवीन द टू, गैप बिटवीन द कार एंड ट्रैक, क्या लिखेंगे हम लोग, गैप बिटवीन कार एंड ट्रक के बीच जो गैप होगा वो क्या होगा। तो ये टी टाइम में ये 40 टी डिस्टेंस पे होगा, और ये कितना पे होगा, तो -20 -2 टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर डिस्टेंस पे होगा। तो ये होगा इनके बीच का गैप, ठीक है, टी टाइम पे गैप ये होगा। और बोल रहा है कि मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम का कंडीशंस क्या है कि ये जो गैप जो है, मान लीजिए ये गैप हो गया s, तो ये इसका जो ds बाई डी टी जो है, ds बाई डी टी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तभी ये क्या है, केस फॉर एस टू बी मैक्सिमम। गैप को मैक्सिमम होने के लिए उसका जो डिफरेंशिएशन है उस पॉइंट पे स्लोप मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्लोप 0 होना चाहिए, ये मैक्सिमम का केस है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ds बाई डी टी निकालिए, कितना हो जाएगा, ये 40 माइनस यहाँ पे 4t, ये 0 होना चाहिए, तो t इक्वल टू आ गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे जो है, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे उनके बीच की दूरियां मैक्सिमम होगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एट टाइम t is equal to 10 second, the gap between truck and car is maximum। और वो गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने निकाला भी है, 14t माइनस यहाँ देखिए ना, ये जो है 14t, ये जो आपने निकाला भी है, ये 14t माइनस 2t स्क्वायर, तो 14t माइनस 2t स्क्वायर, इसमें 10 डालिए, 400 माइनस ये हो जाएगा 200 बराबर 200 मीटर का गैप होगा उसमें, और ये इनके बीच का मैक्सिमम गैप होगा। तो और आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। There are a lot of problems to solve, but you should remember that you are going to have only these 3 equations, and that is v is equal to u plus at, ठीक है, और v square is equal to u square plus 2as, और डिस्प्लेसमेंट s is equal to ut plus half at, ठीक है। ये जब एक्सेलरेशंस और वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस में होगा तब का केस है,
और यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम लेकर के उसको एक्सेलरेशन जो है सो निगेटिव हो जाएगा उस केसेस में, और उसको हम लोग डीएक्सेलरेशन का केस सॉल्व करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन, लॉज ऑफ इक्वेशंस. दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशंस इन वन डायमेंशनल व्हेन बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं मूव कर रही होती है तो हम लोग जो इंटीग्रल इक्वेशंस देखे हैं उसको इंटीग्रेशन के थ्रू जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट